खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चला वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव, आप हैं हमारे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक नए टॉपिक पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ें और वन बाय वन इस कॉन्सेप्ट को हम समझें, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक डायलम्मा को, एक विरोधाभास, एक द्वंद्व को ये समझाएगा। और वो द्वंद्व यूं है कि आप लोगों ने अब तक पढ़ते पढ़ते एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, जिन्हें हम बोलते हैं प्लांक। और प्लांक ने अपनी एक थ्योरी दी रेडिएशन को लेकर के। और प्लांक की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो थ्योरी थी, इसमें इन्होंने एक बात कहा कि जो लाइट है, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, ये एक्चुअली एनर्जी का पैकेट है। क्या ये एनर्जी का पैकेट है ये? और इस एनर्जी के पैकेट को इन्होंने क्या कहा था? फोटान कहा था। मेरे दोस्तों, इसे क्या कहा? फोटान। और इस फोटान को इन्होंने कहा ये पार्टिकल की जैसा है। और अगर आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखा है, तो हमने एक घटना पढ़ी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव से, हमने ये सिद्ध किया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल है। और जैसे ही ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? पार्टिकल है। मेरे दोस्त, जैसे ये पार्टिकल का पता चला, क्योंकि इससे पहले हम दो घटनाएं या इस तमाम ऐसे फिनोमिनन को पढ़ रहे थे। इंटरफेरेंस, फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। आप पढ़ रहे थे डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस का मतलब व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन का मतलब विवर्तन। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये जो दो घटनाएं हम लोग पढ़ रहे थे, इससे ये सिद्ध होता था कि जो हमारी लाइट है वो क्या है? वेव है। वो जो हमारा प्रकाश है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, वो क्या है? तरंग है। लेकिन जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी यानी को हमने एक्सप्लेन किया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन के बाद, उसकी एक सफल व्याख्या के बाद, यह भी सिद्ध हो गया कि लाइट पार्टिकल है। लाइट पार्टिकल है। और जैसे ही ये मामला आया कि लाइट के पास पार्टिकल के भी गुण हैं और साथ ही साथ वेव के भी गुण हैं, इसको लेकर के जो साइंस कम्युनिटी थी, जो साइंटिस्ट का जो पूरा ग्रुप था, वो दो पार्ट में बट गया और दोनों में एक डायलमा, एक विरोधाभास जनरेट हो गया। मेरे दोस्त, अगर हम फिजिक्स में आगे चल करके पढ़ेंगे, जिसमें न्यूटन की कणिका का सिद्धांत, कार्पसस थ्योरी ऑफ न्यूटन एंड हाइगेंस वेवलेट थ्योरी, या ऐसे बहुत सारी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। और उस थ्योरीज को पढ़ने के बाद में ये बहुत सारी चीजें और अच्छे से समझ के आएंगी। बट यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो लाइट है उसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है। और उसी समय उस जमाने के एक मशहूर साइंटिस्ट, जिनका नाम है आइंस्टीन, आइंस्टीन का भी एक अपना कॉन्सेप्ट चल रहा था। और वो आइंस्टीन का जो अपना कॉन्सेप्ट था, E इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां से इन्होंने कहा था मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। ऐसे बहुत सारे विरोधाभासों से उस समय की साइंस कम्युनिटी डील कर रही थी। उसी बीच में एक कॉन्सेप्ट ये भी आया कि जो हमारा लाइट है, इसमें भी एक डायलमा जनरेट हुआ। और वो डायलमा इस बात का था कि ये पार्टिकल या है या वेव है। ये पार्टिकल नेचर, साइंस के में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करनी शुरू कर दी। और अलग अलग एक्सपेरिमेंट से कुछ लोग लाइट को पार्टिकल मान रहे थे, कुछ लोग वेव मान रहे थे। ऐसी सिचुएशन में एक साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था डी ब्रॉगली। आप इन्हें जो भी कहें, डी ब्रॉगलाई कहें, डी ब्रॉय कहें, डी ब्रॉगली, लेकिन हम यहाँ इन्हें डी ब्रॉगली कहेंगे। डी ब्रॉगली ने कहा, आप लाइट की ही क्यों बात करते?
आप लाइट में ही पार्टिकल और वेव नेचर की बात क्यों करते हो? आप लाइट छोड़िए, हमारे जो मैटर हैं, उस मैटर में भी पार्टिकल नेचर तो है ही, उसमें भी वेव नेचर है। इन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो मैटर है उसमें भी पार्टिकल और वेव दोनों कैरेक्टर हैं। कैसे? क्योंकि अभी तक जिसे हम वेव समझ रहे थे, जिस लाइट को, उस वेव में अगर पार्टिकल नेचर है, प्रूफ हो चुका है, तो डी ब्रॉगली ने तुरंत वहां पर यह कह दिया क्या, कि जो पार्टिकल हैं उनमें भी वेव नेचर है। कोई थ्योरी दी, कोई लॉ, कोई एक्सपेरिमेंट, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे दोस्त, इसको आप अच्छे से समझिए। ये जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था, ये जो अपनी बात बता रहे थे, इसका कोई उस समय एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं था। वो कोई थ्योरेट या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं था। ये केवल एक हाइपोथेसिस थी, ये एक परिकल्पना थी। किसकी? डी ब्रॉगली की। समय बीता, और समय बीतने के साथ साथ एक साइंटिस्ट हुए जिन्हें आप डेविसन और जर्मर, इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बता दिया जो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता था। आखिर कौन सी ऐसी बात? तो सबसे पहले हम डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को समझें, और उस डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर हम अपने सेशन में आगे बढ़ें। मेरे दोस्त, आप इस डायलेमा को समझ गए कि जिसे आप मैटर मानते हैं उसे आप आगे चलकर पार्टिकल कहना शुरू कर देते हैं, तो जिसे आप पार्टिकल कहते हैं वो आगे चल करके मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे दोस्त, आप पढ़ते पढ़ते आपके मन में बहुत सारी ऐसी बातें आई, कहां से आप चले थे, कहां आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चलते चलते कितने विरोधाभासों से पढ़ते पढ़ते हम लोग यहां आ गए हैं। मेरे दोस्त, अभी आपको हमने जो शायरी सुनाई थी, मुझे उसके जैसा मेरा मन कर रहा है एक शायरी आपको और सुनाए, मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि वो भी तो विरोधाभासों का था। चलो कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो कण तरंग प्लस माइनस तरंग कण इस तरह से विरोधाभासों से भरा हुआ है। चलो। कण जिसने खोजा, मेरे दोस्त शायरी को आप ध्यान से सुनो। कण जिसने खोजा वो तरंग लेके लौटा। कण जिसने खोजा वो तरंग लेके लौटा। ऋण जिसने खोजा वो धन लेके लौटा। मगर संवेग को ज्ञात करने चला जो, ना संवेग लेके लौटा, ना पोजीशन लेके लौटा। वाह, बढ़िया बन गई। फिर से एक बार सुनिए। ऋण जिसने खोजा वो धन लेके लौटा। कण जिसने खोजा वो तरंग लेके लौटा। मगर मोमेंटम को ज्ञात करने चला जो, ना मोमेंटम लेके लौटा, ना पोजीशन लेके लौटा। वाह, बढ़िया शायरी बन गई। अब हम तो यार केमिस्ट्री के टीचर से शायर भी बन गए। वाह, थैंक यू। हम लोग इन विरोधाभासों को हम पढ़ रहे थे, किस तरह से हम नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए थ्योरीज डेवलप करते हुए, उन बातों को बढ़ते हुए हम इस विरोधाभास की ओर जा रहे थे। और वो विरोधाभास नहीं था, वो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो दुनिया को एक नया व्यू दे रहा था, एक नया नई दिशा दे रही थी। और यहाँ पर जो हमारे डी ब्रॉगली थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी, और वो जो इक्वेशन था उसमें जैसे इन्होंने कहा पार्टिकल में क्या है, वेव नेचर है। पार्टिकल में क्या बताया, वेव नेचर है। पार्टिकल में वेव नेचर है। अच्छा, तो अगर वो वेव है तो वेव की प्रॉपर्टी जैसे लेमडा, लेमडा का मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी है।
मोमेंटम एक वर्ड होता है, मोमेंटम, संवेग, ये कण की प्रॉपर्टी है और इन दोनों में इन्होंने रिलेशंस डेवलप किया, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। ये इक्वेशन था डी ब्रॉगली का। मेरे दोस्तों इस इक्वेशन को आप समझ के रखिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, ये है डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। आखिर हम इसे क्या कहें, क्या नाम दें इसको हम? आप ये भी जानते हैं कि P का मतलब मोमेंटम और मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो आप इसको आप ऐसे भी चाहो तो लैम्डा इक्वल टू एच अपान mv आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आप इसमें कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तुरंत उस समय की साइंस कम्युनिटी आई। साइंस कम्युनिटी का मतलब उस समय लोग इसे और भी तमाम तरीके से पूछना शुरू कर दिए, ये जो आप तरंग तरंग जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आप वेव कह रहे हैं, ये किस प्रकार की वेव है? इससे पहले हम तमाम तरह की वेव पढ़ चुके थे, इसको हम कौन सी वेव नाम दें? तो डी ब्रॉगली ने कहा इसके लिए हम एक नया नाम देते हैं और इसको हम बोलेंगे मैटर वेव। क्या बोलेंगे? मैटर वेव। याद रखें मेरे दोस्तों, ये जो अभी तक हम सीख रहे थे, ये डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट था जो मैटर वेव को एक्सप्लेन कर रहा था। मैटर वेव का यानी ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन है जो मैटर वेव इक्वेशन है। और ये मैटर वेव का मतलब पार्टिकल और वेव दोनों कैरेक्टर की बात है। इसका मतलब यहाँ डुअल कैरेक्टर की बात हो रही है, यानी डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर, इसको कई नामों से जानते हैं। ये डुअल कैरेक्टर की बात हो रही है, डुअल नेचर की बात हो रही है। और यहाँ डुअल नेचर अब केवल पार्टिकल की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ डुअल नेचर लाइट की भी डुअल नेचर की बात हो रही है और यहाँ मैटर के भी डुअल नेचर की बात हो रही है। और ये मान लिया गया कि जितने भी मैटर हैं वो सब वेव, हम भी वेव हैं। ये जो भी मैटर है, क्योंकि जो मैटर है वो वेव है, वेव है वो मैटर है। वाओ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना। इसका मतलब आज से हम लोग क्या है? हम लोग भी तो तरंग हैं, तरंग है। बात आगे बढ़ी, लोगों ने पूछना शुरू किया, भैया अगर मैटर वेव है तो हम भी मैटर हैं, ये सब कुछ मैटर है। अगर सारे मैटर वेव हैं तो उसमें वेव जैसा कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? अगर वो मैटर है तो सारे मैटर अगर वेव हैं तो उनमें वेव जैसे कुछ कैरेक्टर क्यों नहीं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ऐसी सारी चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं? तो यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिए, ये जो वेव नेचर की बात कर रहे हैं, इसके फार्मूले को आप ध्यान से अगर समझें तो लेमडा का मतलब है एच अपान एम वी। एच की वैल्यू अगर हम बात करें तो 6.67 इंटू 10⁻⁻34 अपान मास। अब इस मास को आप ध्यान से समझें, साथ ही साथ वेलोसिटी है। अगर आप इस मैटर की बात करें, अगर कोई लार्ज पार्टिकल है, अगर कोई लार्ज पार्टिकल है, जैसे हमारी आपकी बात करो, तो अगर ये यम की वैल्यू बढ़ेगी, यम की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये वैल्यू घट जाएगी। और घट जाने पर अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो बहुत ही छोटी आएगी। मान लो यहाँ पर 1 किलो, 2 किलो, जो कुछ भी रख दो। मान लीजिए हमने यहाँ कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट रख दिया, तो 5 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ 5 से सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो ये 10⁻⁻30, 31, 32 ऐसा कुछ आएगा। ये बहुत कम वैल्यू है, ये बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि ये वेव नेचर नहीं शो किया, वेव नेचर शो किया, इसका भी अपना वेवलेंथ है, बट वो वेवलेंथ इतनी कम है कि वो हमारे लिए नेग्लेजिबल है, उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और ऐसी स्थिति में इसको सुधारा गया कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं डी ब्रॉगली का जो डुअल कैरेक्टर, ये किसके लिए लागू होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब छोटे पार्टिकल्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, फोटॉन, इन सब के लिए लागू होता है। ये लार्ज मॉलिक्यूल या हैवी मासेस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर ये लागू
नहीं होता है। मेरे दोस्तों, अगर आप ये सारी बातें समझ गए हों तो आप यह भी समझ चुके होंगे कि ये डी ब्रॉगली क्या कहना चाह रहे हैं, लगातार किस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना हम समझ चुके हैं, जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है वो स्मॉलेस्ट यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, याद रखिए इस वर्ड को आप अच्छे समझिएगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ये लागू होता है। बट जो हैवी मास वाले हैं, जिनको आप माइक्रो स्कोपिक पार्टिकल कहते हैं, इनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। इस टर्म को आप समझिएगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। आप गेंद ले लीजिए, कार ले लीजिए, ये सब हैवी मास वाले हैं, इनको मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सबको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली का मैटर वेव अप्लाई होता है। अप्लाई तो सब पर होता है, बट इसके लिए जो मुझे वेवलेंथ मिलती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलती है, जिसको हम समझ सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जैसे कुछ ना कुछ टैली कर रही हो। अगर आप इतनी बात समझ गए, अब मैं फिर वो बताता हूं, वो ये बता रहा हूं कि जो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डेविसन और जर्मर, तो डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, ये भी डिफ्रैक्शन शो करती है। मेरे दोस्त, क्या कहा इन्होंने? क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन बीम का भी डिफ्रैक्शन होता है। अगर आप डिफ्रैक्शन की बात कर लिए तो डिफ्रैक्शन से ये बात सिद्ध हो गई कि ये वेव है। और जैसे यहां से ये बात सिद्ध हुई, डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुआ। डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट सही हो गया। मेरे दोस्त, एक डायलेमा की बात कीजिए। आपने एक घटना खोजी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे प्रूफ हुआ कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, और जैसे लाइट पार्टिकल है, तुरंत यहां पर एक डायलेमा ये शुरू हो गया कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से इसका विरोध और समर्थन कर रहे थे। समय बीतता गया, डी ब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी, और उस हाइपोथेसिस को डेविसन और जर्मर ने प्रूफ करके बता दिया क्या? कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी डिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? डिफ्रैक्शन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? विवर्तन। आप फिजिक्स के ऑप्टिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर टाइम मिला और समय मिला तो हम आपको भी यहाँ पढ़ाएंगे डिफ्रैक्शन। और इस डिफ्रैक्शन से सिद्ध हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है, और इस तरह से वेव को पार्टिकल, और यहां से एक कॉन्सेप्ट आ गया डुअल नेचर का। और उस डुअल नेचर को लेकर के, एक विरोधाभासी नेचर को लेकर के अभी हमने आपको शायरी सुनाई। वो शायरी बहुत अच्छे से बन गई है, तो मेरा मन कर रहा है कि आपको याद करा दे और हमको भी याद हो जाए। दोस्त, फिर से हम आपको सुनाते हैं। ऋण जिसने खोजा वो धन लेके लौटा। ऋण जिसने खोजा यानी इलेक्ट्रॉन, धन का मतलब न्यूक्लियस। ऋण जिसने खोजा वो धन लेके लौटा, कण जिसने खोजा वो तरंग लेके लौटा। डुअल बिहेवियर, डायलेमा, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मगर संवेग को ज्ञात करने चला जो, न संवेग लेके लौटा न पोजीशन लेके लौटा। मेरे दोस्त, अगला जो लाइन है वो मेरे अगले कॉन्सेप्ट की ओर इशारा कर रहा है, जिसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब तक के डिस्कशन से आप बहुत अच्छे से डी ब्रॉगली के डुअल नेचर को समझ गए होंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आप बिना देर किए हुए हमारी स्लाइड को आप देखते चलिए, आप समझते जाएंगे कि कैसे कैसे ये सारी बातें हम लोगों ने समझी। डी ब्रॉगली का जो आशा था, जो उम्मीद था, इनकी जो भविष्यवाणी थी, वो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रॉन में डिफ्रैक्शन होता है और ये वेव है। और ये जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है गुरु, इसी थ्योरी को यूज करके हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बना डाला। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर वाली है, 15 मिलियन टाइम ज्यादा। सोचो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, हमारी बायोलॉजी में रिसर्चेस के लिए एक नया आयाम मिल गया। हमने तो बायोलॉजी में बड़े बड़े रिसर्च ही इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद या इसी की वजह से हो पाए। यानी डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी, ये केमिस्ट्री ही नहीं,
बायोलॉजी वालों के लिए भी वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि डी ब्रॉगली की भविष्यवाणी, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस डेविसन जर्मन ने इसे प्रूफ किया, और इसको प्रूफ करने के बाद एक नया डिवाइस, एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये आज हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। ऐसे ही आप वन बाय वन सारी स्लाइड को आप देखते जाइए और आप सब समझते जा रहे हैं कि यही वो कॉन्सेप्ट है, यही वो रिएक्शन है जिसे आप इक्वेशन है, जिसे डी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन। हाँ, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए ये आपका सिंपल सा, क्योंकि दो रूल्स को ये अप्लाई करते हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप देखिए ध्यान से, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर और इक्वल टू एच न्यू, इन्हीं दोनों को मैक्स प्लैंक और आइंस्टीन, इन्हीं दोनों को यूज करते हुए इन्होंने अपना ये इक्वेशन है, इसको इन्होंने ड्राइव कर दिया। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से इसे समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला जो एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है ये, तो ये जो इन्होंने अप्रोच अपना दिया, इसको बोर के एटॉमिक मॉडल से भी इसे हमने पहले कराया। और बोर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा है कि MVR इक्वल टू NH/2 पाई। अगर इसको हम थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफाई करें, रीअरेंज करें, तो 2 पाई को आगे ले जाओ, MV को नीचे ले जाओ, यानी 2 पाई R बराबर NH/MV। और आप जानते हैं NH/MV, तो आप NH/MV को क्या कहते हो? भैया आपने क्या पढ़ा है? लेमडा बराबर H/MV, यानी NH/MV का मतलब n लेमडा। ये वाला देखो आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन, यही तो पढ़ा है आपने। और यहां से मुझे 2 पाई R बराबर मिल जाएगा n लेमडा। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आगे चल करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समझाता है, बहुत सारी बातों को समझाता है। यहां से मुझे यही भी समझ में आता है कि वेव आपका इन फेज है या आउट ऑफ द फेज है, इन फेज या आउट ऑफ द फेज, इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। इन फेज और आउट फेज कॉन्सेप्ट का यही आपका रूल है। अगर इन फेज है तो 2 पाई R बराबर n लेमडा, ये आपका क्या है? इन फेज का कॉन्सेप्ट है। आउट ऑफ द फेज का मतलब 2 पाई R नॉट इक्वल टू n लेमडा, ये आपका नॉट इन फेज है। इसको हम आगे चल करके बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये आप देखिए 2 पाई R n लेमडा वेव इन फेज, इसको आप अच्छे से यहाँ पढ़ करके बहुत अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि इनके बोर का जो क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो भी यहीं से प्रूफ होता है। यहाँ से उसको एक सपोर्ट मिलता है, एक उसको साहस मिलता है। अगर ये ऐसा नहीं है तो ये 2 पाई R नॉट इक्वल टू n लेमडा, ऐसी स्थिति में आउट ऑफ द फेज है और यहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर देगी, यानी ये वेव जो है वो आउटसाइड द फेज है। इस तरह से इन्होंने अपनी सारी बातों को समझाया। डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम आगे भी अप्लाई करते रहेंगे और सारी बातें समझेंगे। ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसको आप प्यार से पढ़िए। सिंपल सा आपका केवल फार्मूला लगेगा जिसको हमने सॉल्व करके दिया है। मुझे भरोसा है कि आप इसे पढ़ेंगे, आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए हम इस पर भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। मेरे दोस्त, अगला जो मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वही मगर संवेग को ज्ञात करने चला जो ना संवेग लेके लौटा, ना पोजीशन लेके लौटा, ना स्थिति लेके लौटा। अभी अभी आप लोग डिस्कस कर ही रहे थे, उन सारे विरोधाभासों के चलते, उन सारी चीजों को समझते समझते आप एक बात समझ चुके थे कि हमारे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, ध्यान देना मेरे दोस्त, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डुअल कैरेक्टर शो करते हैं। डुअल कैरेक्टर बोले तो ये पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं। पार्टिकल नेचर शो करते हैं, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब इनके पास मास है, इनके पास मोमेंटम है। वेव नेचर का मतलब इनके पास अपना वेवलेंथ है, इनकी अपनी वेलोसिटी है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को लेकर के, यानी ये कहा कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो क्या है, मूविंग कंडीशन में है, अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो उसके लिए हम मोमेंटम, मोमेंटम बोले तो क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंटम का मतलब संवेग।
और दूसरी बात इन्होंने कहा पोजीशन, मोमेंटम और पोजीशन, पोजीशन बोले तो स्थिति, इन दोनों को अगर हम एक साथ कैलकुलेट करें, संवेग की को अगर एक साथ पता करने की कोशिश करें, तो दोनों को हम एक साथ सही सही कैलकुलेट करें, लेकिन कैसे, एग्जैक्टली एक्यूरेट अगर हम मेजरमेंट इनका करें तो ये संभव नहीं है, और ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। मेरे दोस्त, क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर हम स्थिति को सही सही पता कर लिए तो संवेग में इतना त्रुटि आ जाएगी तो इसे आप मैनेज नहीं कर सकते। मोमेंटम आपने सही सही पता कर लिया, पोजीशन में एरर आ जाएगी। यानी किसी को भी अगर हम एक एग्जैक्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी उसमें एरर अगर हम 0% करते हैं, 0 करते हैं, तो समझो उसका दूसरा फैक्टर में एरर, इनफाइनाइट एरर आ जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या समझाना चाहते हैं? अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, हालांकि ये कॉन्सेप्ट उस पार्टिकल पर लागू नहीं होगा, बट हमारे समझने के लिए पर्याप्त है। अगर मैं आपसे ये कहूं, आप मान लीजिए कहीं पर हैं और आपके सामने एक बस है, वो बस हमने पूछ लिया आपसे कि बस इस समय कहां पर है, तो आप बोलोगे उसका कोई लोकेशन कि इस समय इस चौराहे के पास है, इस समय इस बिल्डिंग के पास है। जिस समय आप पोजीशन बता रहे थे, याद रखो, यहां पर है, जब आप पोजीशन बता रहे थे तो ये मान कर चल रहे थे कि यहां पर वो खड़ी है, यानी पोजीशन आप बता रहे थे, उसके मोमेंटम, उसकी स्पीड के बारे में आप कुछ नहीं कहे। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ ले, भैया वो किस स्पीड से जा रही है, तो आप स्पीड बताओगे 40 किलोमीटर की स्पीड से। 40 किलोमीटर का मतलब आप उस गाड़ी को यहां से वहां ले जाएंगे, कितना समय लगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जैसे आपने डिस्टेंस ट्रेवल कराया, पोजीशन चेंज होगा, तभी तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो गया। अगर आप स्पीड बता रहे हैं तो पोजीशन सही से नहीं बता पाएंगे, पोजीशन बता रहे हैं तो सही से स्पीड नहीं बता पाएंगे। इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल है, असंभव है। अच्छा, ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो यही था, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इसे समझ भी रहे हैं। और अगर इतनी बात हम समझ रहे हैं तो यहाँ पर एक बात मुझे और कहना है। ये कह क्या रहे थे? ये भैया कह ये रहे थे कि हमारे पास मान लो कोई मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर उसके मोमेंटम ए में एरर डेल्टा पी है और उसके पोजीशन में एरर डेल्टा एक्स है, तो इनके दोनों एरर की अगर हम बात करें, इनके दोनों एरर का अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इन दोनों के प्रोडक्ट का, इन दोनों के इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू एच अपान 4 पाई हो। कम से कम इतना एरर तो आएगा ही आएगा, यानी डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एच अपान 4 पाई। इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं, या तो इसके बराबर या इससे ज्यादा, कम से कम इतना। इसका मतलब इसके लिए अगर हम सही निशान लगाएं तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स अपान, ये आपका फार्मूला बन गया। मेरे दोस्त, आप बहुत अच्छे से समझ गए, यही आपका हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए इक्वेशन है। डेल्टा पी का मतलब आप ये भी जानते हैं, पी का मतलब क्या है, एम वी। तो डेल्टा पी यानी जो पोजीशन यानी मोमेंटम में जो एरर आएगा वो मास तो फिक्स होता है, तो मास इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब अब एरर इन या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ऐसी स्थिति में आपका जो फार्मूला बनेगा, अगर हम देखें यहाँ एम पर क्या कर दें, एम इंटू डेल्टा वी, और एम को पीछे लेकर चले आए तो आपको मिलेगा डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, और एम आपका पीछे आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा, और इसको आप क्या कहेंगे, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन। मेरे दोस्तों,
आप बहुत अच्छे से ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। दोनों डी ब्रॉगली और ये दोनों मिलकर के कैसे अपनी बातों को समझा रहे हैं। अगर हम इतनी सारी बातें समझ गए तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसका एक अपना इंपॉर्टेंस भी है, इसको हम लोग समझ जाएंगे। ये कहाँ से आया है? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर ऑफ वेव, वहां से निकला हुआ है। इसकी डिफिनीशन आप इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसको अगर मुझे मैथमेटिकली लिखने की जरूरत हो तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इतनी तो होगी ही होगी। आप इसे इस तरह से अभी हम आपको बता ही दिए हैं। ये उसको लेकर के कुछ बातें हैं, इनको आप समझ लेंगे कि कैसे ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लागू होता है। बहुत अच्छे से आप इसे समझ जाएंगे और फिर इन सारी इक्वेशन को आप समझते हुए अपनी बात की सारी बातों पर हमने डिस्कशन कर लिया है। ये नोट्स बनाने के लिए आपके लिए बहुत पर्याप्त है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके नोट्स के बनाने के लिए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा। ये जो हम प्रिंसिपल पढ़े अनिश्चितता का सिद्धांत, इसका महत्व क्या है? तो महत्व ये है, आप इसे पढ़िए और यहां से समझ में आ जाएगा कि इनके कॉन्सेप्ट से एक और प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जा रही, प्रॉब्लम ना कहें, यूं कह लीजिए कि बोर के परमाणु मॉडल को एक चैलेंज मिल जाता है। बोर के परमाणु मॉडल को एक चैलेंज मिल जाता है, क्योंकि बोर ने एक बात कही थी, इसमें इन्होंने बोर ने किसी भी उसके लिए रेडियस इन्होंने निकाला था, किसी इलेक्ट्रॉन किस सेल में घूम रहा है उस सेल का रेडियस क्या होगा, तो 0.529 इंटू आपने यहां पर देखा था n स्क्वायर अपान जेड। इसका मतलब यहां पर आप देखिए इन्होंने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी और साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का भी फार्मूला निकाल लिया था। इसका मतलब ये पोजीशन भी एक साथ बता रहे हैं रेडियस के रूप में। अगर आपको मालूम है तो जब रेडियस की बात कर रहे हैं तो रेडियस का मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से इतनी दूरी पर होगा, यानी ये पोजीशन को बता रही है। और साथ ही साथ किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी इन्होंने बताई वो 2 पॉइंट समथिंग करके फार्मूला है, आप वहां प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख लेंगे। तो वेलोसिटी को कह करके इन्होंने तुरंत मोमेंटम की बात कर दी और इसको इन्होंने एग्जैक्टली कैलकुलेट कर दिया, बढ़िया एग्जैक्ट फार्मूला इन्होंने बना दिया। और यहीं से डी ब्रॉगली के इस कॉन्सेप्ट से, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बोर के मॉडल का एक ड्रॉबैक यही भी निकल करके आया कि ये पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ एग्जैक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर दोस्तों किस तरह से हम लोगों ने आज हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली को बहुत अच्छे से समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अगर ये सब समझ में आ गए हैं तो सिंपल फार्मूला यूज होता है और फार्मूले को यूज करते हुए आप इस सवाल को आप लगाइए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी बहुत इजी सवाल है और ऐसे ही सवाल इन दोनों कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। आप लोग ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ इतनी देर तक धैर्य पूर्वक रहे,